वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस। दिस इज़ प्रियंक। एक बार फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद जो है अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। जितने भी हमारे भाई बहन जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब का जिनका सपना है, जो एस्पिरेंट हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये सीरीज़ होने वाली है। सीरीज़ यानी जो पूरी प्लेलिस्ट है, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जो है चेकआउट कर लीजिएगा। स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि बेसिकली जो एक बेसिक सिलेबस है उत्तराखंड का, जितने भी ग्रुप सी का, यूके पीएससी का, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है, वो जो कॉमन सिलेबस है उसको हम कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री से हमने स्टार्टिंग की हुई थी इसकी, तो आपको जो है बाकी और इसके प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। मौर्य वंश की स्थापना की बात चल रही थी, मौर्य डायनेस्टी को हम कवर कर रहे थे। और आज की जो ये लेक्चर है, जो वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अशोक के अभिलेखों के बारे में। पार्ट 1 में ये वीडियो है। आज बेसिक सी जानकारी जानेंगे कि अभिलेख ये है क्या चीज़। देखिए, अशोक का जो काल आया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण काल था, इसने एक सबसे जो मेन चीज़ की थी वो थी अभिलेखों का निर्माण करवाना। अभिलेखों को लिखवाने का जो प्रचलन में लाया था वो अशोक ही लाया था, ठीक है। मौर्य वंश का सम्राट था, ठीक है। चलिए 5 मिनट के अंदर अंदर जो है चीज़ों को जान लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या है। देखिए, अशोक के अभिलेखों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात जो अभिलेख आता है ये आपको शिलालेखों में देखने को मिलेगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्तंभ लेख, और तीसरा हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं गुहालेखों के बारे में। शिलालेख यानी कि शिला यानी कि पत्थरों पर लिखे गए लेख थे। स्तंभ लेख स्तंभों पे, खंभों पे लिखे गए थे। और गुहालेख गुफाओं पे लिखे गए थे। अब जब हम शिलालेखों की बात करते हैं तो 8 जगहों से 14 हमें मिलते हैं। अब 14 जो है ये मेन शिलालेख हैं, इन्हें हम वृहद शिलालेख बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्तंभ लेखों की बात करें तो 7 जो है, जो इम्पोर्टेंट जिन्हें स्तंभ लेख माना गया वो 6 जगहों से हमें मिले थे। इसी प्रकार गुहालेखों की बात करें तो बाराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं जो हैं ये देखने और समझने को मिलती हैं। अब जो ये लेख कह रहे हैं हम, है ना, शिला लेख मुख्य रूप से 14, स्तंभ लेख 7। अब ये लेख बेसिकली क्या है कि लेख एक तरीके से ये एक राजाज्ञा यानी कि राजा की आज्ञा, कुछ आदेश होते थे। ऐसे जो छोटे बड़े हर अभिलेख में ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ रहता ही था, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी तो उनको इतिहास में इस तरीके से हमने जो है विभाजित कर दिया कि चलो जी ये लेख एक होगा, ये दूसरा लेख होगा, ये तीसरा लेख होगा। इस तरीके से आप इसको समझिएगा। नेक्स्ट कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए अभिलेख के बारे में। अभिलेख था क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिकली क्या होती थी, राजाज्ञाएँ, राजा की आज्ञा होती थी कि चलो जी ऐसे ऐसे काम होगा, ये हो गया है, ये करवा दिया गया है, इसके संदेश होते थे, ठीक है। तो ये सब अभिलेखों में होता था। उसको इस प्रकार से, जैसे आजकल का दौर है, हम कहीं भी पोस्ट कर देते हैं, चीज़ों को शेयर कर देते हैं, तो उस टाइम पे जो है हाँ जी गुदवा देते थे पत्थरों पे, खंभों पे, है ना, गुफाओं पे, कि हाँ जी ऐसी ऐसी बात हुई है। तो ये अभिलेख थे, बेसिकली राजाज्ञाएँ होती थी। अब ये किस भाषा में लिखी होती थी, है ना, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो अशोक के काल में अगर हम देखें तो उस टाइम पे जो है जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी, आम जनता की भाषा पाली थी, और जो लिपि चला करती थी वो ब्राह्मी थी। जब आपने ये भाषा का क्रम आपने जाना होगा, देखिए क्या होता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पहले पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश से इस तरह से हिंदी का निर्माण हुआ। तो पहले पाली, प्राकृत, पाली पहले आई, प्राकृत यानी कि एडवांस है ना, तो एडवांस है तो यानी वो राज की, यानी कि राजकाज की भाषा होती होगी, लेकिन अभी भी जो लोगों में है वो पाली ही है। इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो पाली, प्राकृत, और लिपि तो ब्राह्मी थी ही थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब खोज की बात आती है। खोज यानी ये जो अशोक के अभिलेख हैं, इनकी खोज किसने की थी? ये की थी टिफेन थेलर नाम के एक बंदे ने की थी। 1750 का वो टाइम पीरियड था जब इसने खोजा था। क्या खोजा था? बेसिकली दिल्ली का जो मेरठ अभिलेख है, ठीक है, दिल्ली में है मेरठ अभिलेख, इसको सबसे पहले खोजा गया था टिफिन थेलर के द्वारा। 1750 की बात कर रहे हैं हम। और सबसे पहले इन अभिलेखों में लिखा हुआ क्या है उसको पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने, और ये पढ़ा था 1837 में। और किसे पढ़ा था? दिल्ली का टोपरा अभिलेख, दिल्ली में है ये टोपरा अभिलेख, तो इसको सबसे पहले पढ़ा गया जेम्स प्रिसेप के द्वारा। दोनों डेट महत्वपूर्ण है। 1750 में खोज हुई और 1837 में जो है पढ़ा गया जेम्स प्रिसेप के द्वारा। ऑल गुड। अब हम बात कर लेते हैं, देखो, अभिलेखों की। तो अभिलेखों की लिपियाँ, जैसे कि हमने कहा कि ब्राह्मी लिपि, ये हमने इंडिया की बात करी। इसी प्रकार जितने भी इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक का तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, है ना। तो आपका जो है ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक का, और नीचे यहाँ श्रीलंका तक का, है ना। श्रीलंका हालांकि था नहीं, और पांड्य, चोल, ये कुछ छोटे छोटे सीमांत राज्यों को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में जो है, और तो अशोक का ही साम्राज्य था, है ना। तो लिपियाँ कौन कौन सी मिलती हैं? देखिए, ब्राह्मी लिपि मिलती है। जितने भी अभिलेख मिले वो ब्राह्मी में मिले, ग्रीक लिपि में मिले, खरोष्टी में भी मिले कुछ, और कुछ अरिमाइका, ये कुछ लिपियां हैं महत्वपूर्ण 4 प्रकार की। तो इन लिपियों में ही इसके अभिलेख हमें मिले हैं।
अब देखिए ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी है तो इन अभिलेखों का मिश्रित रूप में एक मिला एरागुडी का अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसमें क्या है कि ब्राह्मी लिपि भी आपको देखने को मिलती है और खरोष्टी भी देखने को मिलती है इस प्रकार से। और ग्रीक और अरेमी का दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है शार ए कुना कांधार में जो अभिलेख है उसमें आपको मिल जाता है, यानी कि ग्रीक लिपि में भी उसमें कुछ बात लिखी हुई है और अरेमाइका में भी लिखी हुई है। अब ये लिपियाँ चला कहाँ कहाँ करती थी इस पर भी नज़र डाल देते हैं। देखिए ब्राह्मी लिपि की हम बात करें तो पूरे भारत में ज़्यादातर ये ब्राह्मी लिपि ही देखने को मिलेगी। ग्रीक की बात करें तो ये अफ़गान के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। खरोष्टी जो है पाकिस्तान में देखने को मिलेगी और जो अरेमाइका है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो भारत की बात करें तो वहाँ आपको ब्राह्मी लिपि में ही जितने भी अभिलेख हैं उसमें जितनी भी राजाज्ञाएँ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। अब पाकिस्तान में हमने कहा खरोष्टी, तो इसकी कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए जो खरोष्टी अभिलेख है पाकिस्तान में बेसिकली मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, ठीक है, ये अभिलेख आपको खरोष्टी लिपि में ही वहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, और जो अरेमाइका और ईरानी है इसका कॉम्बिनेशन एक तरीके से लघुमान काबुल वहाँ का जो है पुले दारूत अभिलेख और तक्षशिला अभिलेख जो कि पाकिस्तान में है वो इस प्रकार की लिपियों में लिखे गए हैं। कुछ और बातें देखिए, अशोक के अभिलेखों के आधार पर पूरा इतिहास लिख दिया था। इतने अभिलेख मिले हैं, आप सोच सकते हो है ना, कि उनकी स्टडी करी और एक बंदे ने पूरा इतिहास ही लिख दिया उस पर, और वो थे D.R. भंडारकर नामक व्यक्ति जिन्होंने मात्र अशोक के अभिलेखों के ही आधार पर पूरा इतिहास लिख दिया था अशोक का, ठीक है, या मौर्यों का उस टाइम के दौरान। ऑल गुड। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का जो पता चला वो लंका के अनुराधापुर से पता चला है, ठीक है, और वहाँ पर आपको पिपरहवा सोहगैरा महास्थल से भी कुछ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि यानी पुरानी हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का पता लगा है। तो ये बहुत बेसिक सी जानकारी आज के वीडियो की, आज की जो जानकारी थी वो यही थी कि अभिलेख क्या थे, उनकी लिपियाँ किस प्रकार से थी और कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख, स्तंभलेख, शिलालेख, गुहालेख रहे, कितने रहे, तो वो सब बेसिक सी जानकारी हमने आज प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से आपको सभी शिलालेखों, गुहालेखों और स्तंभलेखों के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।